नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों 4 जून को जो प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर हुआ था उसका आज हम लोग आंसर की जानेंगे। और उस आंसर की में जो सामान्य ज्ञान का आप लोगों का जो 20 क्वेश्चन है उसका और शिक्षण अभिरुचि का 30 क्वेश्चन है उसका सटीक रूप से ना टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकते हैं कि सर एग्ज़ाम तो कल 4 जून को था, तो शाम तक कि आपने ये जो आंसर की है उसको जारी क्यों नहीं किया। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, मैं अपने क्लास में या अपने चैनल पे किसी भी प्रकार से ना गलती नहीं करना चाहता, तो इसीलिए अच्छे से सर्च करने के बाद, अच्छे से इसका आंसर जानने के बाद, खुद पहले सारा चीज़ को सर्च किया हूँ, जाना हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों का ये जो मॉडल आंसर है ना वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मतलब सामान्य ज्ञान का 20 प्रश्न और शिक्षण अभिरुचि का 30 प्रश्न, इन दोनों प्रश्न का ना लगभग 50 प्रश्न का सटीक आप लोगों को आंसर दूंगा और विथ रीज़न के साथ आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो आखिर ऑप्शन नंबर ए होगा तो क्यों होगा, तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ना कि कई अलग अलग जो चैनल जस्ट उसके 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आप लोगों को आंसर की मिल गया होगा, मुझे पता है। लेकिन क्या है, आंसर की में ना अधिकतर आप लोग एक चैनल से दूसरा चैनल में विजिट करोगे तो इस किसी ने ए लिया है, किसी ने बी लिया है, किसी ने और कुछ लिया है, तो ऐसी गलती मैं अपने चैनल पे या अपने खुद से मैं नहीं करना चाहता। जितना भी मेरे से पढ़ने वाले जो लोग हैं ना वो सटीक आंसर पाए, इसीलिए मैं लेट लगा रहा हूँ, वो चलेगा मेरे को, लेकिन आप लोगों को सही उत्तर दूंगा और सटीक उत्तर दूंगा। तो इसके वजह से ना आप लोग क्या कीजिएगा, मिलाते हुए चलिएगा और जितना भी है ना सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने सर्च कर लिया, उसके बाद ही आप लोगों का ये आंसर किया वो लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग ना क्या कीजिए, करते जाइए, अपना जो क्वेश्चन पेपर है ना उससे मिलाते हुए चलिएगा। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना वो आप लोगों का सेट ए रहने वाला है। क्या? तो क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट ए रहने वाला है, लेकिन सेट बी, सेट सी या सेट डी, तो उसमें क्या होता है, केवल ना प्रश्नों के नंबर में हेर फेर किया जाता है। सेट ए में जैसे 31 में होगा तो हो सकता है उसमें 35 में हो, सेट बी में हो सकता है कि 33 में हो, सेट सी में हो सकता है 40 में हो, सेट डी में हो सकता है 45 में हो, अलग अलग हो सकता है, लेकिन 1 से लेकर कि 100 तक की जो क्वेश्चन रहता है ना वो वही रहता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सेट ए का लाओ, सेट बी का भी लाओ, सी का भी लाओ, ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, प्रश्नों को जा करके ढूंढिए, उसके क्रमांक को तो मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा आंसर को जानते हुए चलते हैं। सबसे पहले अगर देखोगे ना तो 31वां प्रश्न से शुरू होता है आप लोगों का सामान्य ज्ञान का जो विषय है वो, और प्रश्न क्रमांक 31 में क्या बोला है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद में रहने के अनुसार व्यवस्थित करें। मतलब क्या करना है, शुरू से लेकर कि अंतिम तक की ना जो भारत के राष्ट्रपति उसको सीक्वेंस में आप लोगों को जमाना था। और इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला जो होगा वो जाकिर हुसैन हो जाएगा सबसे पहला। उसके बाद दूसरा में जो आएगा वो आएगा आप लोगों का वी गिरी आ जाएगा। क्या? तो श्री वी गिरी आ जाएगा, पहला ये आ जाएगा जाकिर हुसैन, दूसरा आएगा वी गिरी। उसके बाद तीसरा जो आएगा ना वो डॉक्टर FL अहमद आ जाएगा, इसमें तीसरा हो जाएगा। उसके अलावा चौथा जो होगा वो NS रेड्डी हो जाएगा चौथा, और पांचवा और अंतिम में होगा वो क्या होगा, ज्ञानी जैल सी हो जाएगा, ये पांचवा। ठीक है, तो ये 31 का ए हो जाएगा। अगर सन को भी बोलोगे तो बता सकता हूँ कि अलग अलग सन को, लेकिन ये एकदम डीप में क्लास टेप से हो जाएगा, केवल आपको आंसर ही बता दे रहा हूँ इसी वजह से। ठीक है, एक का अगर आप लोगों को बताऊँ ना सन को, तो 1967 से ये स्टार्ट हुआ है। कहाँ से? तो 1967 से इसका स्टार्ट हुआ है और 1969 तक की था, तो ये आप लोग जान सकते हो, लेकिन 31 का ए आंसर होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्लास नहीं है, केवल आप लोगों का ना जो आंसर है ना उसको आप लोगों को बता रहा हूँ कि आखिर ना इस प्रश्न का ए होगा तो क्यों होगा, बी होगा तो क्यों होगा, ये आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ इसके वजह से। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को देखिए अब क्या बोला है इसमें। भारत ने 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस विषय के थीम के साथ मनाया। तो वो किस विषय की थीम के साथ मनाया ना, तो वो ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा, शांति और सद्भावना के लिए मनाया था। क्या? तो देखो भारत में ना प्रत्येक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक साल ना अलग अलग थीम होता है। ठीक है, तो 2015 में जो थीम था वो शांति और सद्भावना के लिए योग करना था, तो ये ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33 को जानते हैं। 33 में क्या है, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ। तो सर्व शिक्षा अभियान जो प्रारंभ हुआ था वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2001-2 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था। ठीक है, मतलब सभी को ना समान रूप से शिक्षा देना क्या कहलाता है, सर्व शिक्षा अभियान कहलाता है, और ये 2001 और 2 में स्टार्ट हुआ था, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा प्रश्न क्रमांक 34 को अब ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा मृदा में ह्यूमस बनता है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा मृदा में ह्यूमस बनता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, गिरे हुए पत्तों एवं पौधों के अवशेषों से। क्या? तो गिरे हुए पत्तों एवं पौधों के अवशेषों से क्या होता है, मृदा में ह्यूमस बनता
बनता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा चलिए 35 को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 35 को देखो क्या बोला है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो अधिवेशन में पास किया गया वो ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था ना उसमें पास किया गया था। कब किया गया था, तो 1920 में इसमें किया गया था। तो क्या करना है आप लोगों का, ये ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा 35 का। प्रश्नों को ध्यान देना, आप लोग अलग अलग सेट का होगा पता है मेरे को, लेकिन जो जो इसमें प्रश्न है ना तो उसमें ढूंढते जाइए अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसमें, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को देखो, निर्देश करके दिया है, एस आप लोगों को कथन दिया और आर आप लोगों को कारण दिया है। सबसे पहले कथन एस को ध्यानपूर्वक पढ़ो तो आप लोगों को समझ में आएगा। इसमें क्या बोला है, अभ्रक एक ऐसा महत्वपूर्ण खनिज है जिसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। तो ये जो एस कथन है वो सही हो जाएगा इसमें। उसके अलावा कारण आर दिया है उसको ध्यान से पढ़ो, अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम है। तो अभ्रक उत्पादन में जो भारत है ना पहले प्रथम था लेकिन अब प्रथम नहीं है। तो ये जो आर वाला जो कथन है ना वो इसमें गलत हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 36 का क्या आंसर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। सत्य है, मतलब एस जो है वो सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य हो जाएगा। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यान से पढ़िए, सेवाकालीन प्रशिक्षण में सम्मिलित है। तो सेवाकालीन प्रशिक्षण में जो जो सम्मिलित है ना वो इसमें सी हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जे के एल जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेवाकालीन प्रशिक्षण में जो होगा वो देखो अप्रशिक्षित अध्यापकों का परीक्षण, उसके अलावा के को भी देखो रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, और उसके अलावा एल हो जाएगा सेमिनार। अगर आप लोगों को इसको समझाओ ना कि ये जे के एल क्यों होगा, तो इसमें देखो जो जो शिक्षक होते हैं ना मतलब उसको पता होगा कि साल में कम से कम एक बार उसको क्या करना पड़ता है, प्रशिक्षण में जाना पड़ता है ताकि वो और क्या कर सके, बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग मिल सके। तो ये इसमें हो जाएगा सेवाकालीन प्रशिक्षण बोला है जी। सेवाकालीन मतलब जो जॉब में होगा टीचर का ना तो उसको ट्रेनिंग में जाना पड़ता है ना जी, तो किसके लिए जाना पड़ता है, और स्किल सीखने के लिए, तो ये हो जाएगा। और उसके अलावा रिफ्रेश पाठ्यक्रम जब आता है तो उसको बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए इसके लिए इसको जाना पड़ता है। उसके अलावा सेमिनार में उसको अटेंड करना पड़ता है जहाँ उसको स्किल सिखाया जाता है कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये जो जे के एल जो है ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा सी वाला, ठीक है। और देखो इसमें बोला है वास्तविक कक्षा से परिवेश के अध्ययन का अवसर, तो ये नहीं होगा, ठीक है, केवल सी इसमें करेक्ट हो जाएगा ध्यानपूर्वक देखोगे तो। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को देखो, निम्नलिखित को सुमेलित करो बोला है, कॉलम 1 को कॉलम 2 को, और याद करो आप लोगों को समझाया था जब आप लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग पढ़ाया था। आपको बोला था एक तरफ इसके सन को दिया जाएगा और एक तरफ इसका जो आयोग है उसको दिया जाएगा। उसके अलावा बोला था इसका जो अध्यक्ष है उसको भी दिया जा सकता है बोल करके। अगर मेरे क्लास को देखे होंगे तो पता ही होगा आप लोगों को, है ना। तो देखो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए मिलाते हैं, ए को देखो इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया था, तो बोला था ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मतलब एनईपी 2020 में आया ना अभी हाल ही में, तो ये हो जाएगा। बी को देखो राधा कृष्णन आयोग, तो राधा कृष्णन आयोग 1952 में आया था, 52-53 बताया था। उसके अलावा मुदालियर आयोग, तो मुदालियर आयोग जो होगा वो 1964-66 में आया था, बताया था ना। उसके अलावा डी जो देखो कोठारी आयोग वो 1948-49 में आ जाएगा। तो इसीलिए इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को क्या था, आंसर लेते हुए चलना था। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया था कि आप लोगों का जो सामान्य ज्ञान का विषय है ना उसमें से कहाँ से पूछेगा कैसे पूछेगा ये कोई गारंटी नहीं रहता है। जो जो सिलेबस में दिया है प्री डीलेट एंट्रेंस एग्जाम के उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पहले ही बताया था। तो इसमें अलग अलग डायरेक्शन से लिया जाता है। और एक चीज़ आप लोगों को और बताऊं, अभी वर्तमान का जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना वो पूरी तरह से बदल गया है। तो ये आपके माइंड में कभी नहीं आना चाहिए, चाहे आप लोग आगे कोई भी एग्जाम दिलाओ कि सर मेरा ना जो सिंगल प्रश्न पढ़ाओ, तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बताया था कि अभी का वर्तमान पैटर्न बदल गया है पूरी तरह से, कूट आधारित भी 80 से 90% अब पूछा जाएगा बोल करके। तो केवल आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा है उसको कलेक्ट करके रखना है, याद करके रखना है, बोला था इसी वजह से। चलिए प्रश्न क्रमांक 49 को ध्यानपूर्वक देखो, भारत के राज्यों को वनावरण के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भारत में जो अलग अलग राज्य है ना उसको वनावरण मतलब ना कितना कितना वन का जो प्रतिशत है उसके आधार पर उसको बांटना है घटते क्रम में, है ना। तो सबसे बड़ा लेना है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे घटते क्रम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला आएगा वो मध्य प्रदेश आ जाएगा। क्या होगा, सबसे पहला मध्य प्रदेश आएगा जहाँ
सबसे ज़्यादा क्या है, वनावरण है, मतलब जंगल है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। उसके बाद उससे कम कौन सा है, तो उससे कम जो होगा ना वो मिजोरम में है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे जो है वो पंजाब आ जाएगा। और चौथे नंबर पे कौन है, तो चौथे नंबर पे जो आएगा वो तमिलनाडु आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो देखो बढ़ते से घटते क्रम में लेना था ना, तो इसीलिए ये जो आंसर है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिर से अलग को देखते हुए चलते हैं। जूम को हटा दियो ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा दिखे। प्रश्न क्रमांक 40 को देखो, कॉलम 1 और कॉलम 2 अलग अलग इसमें दिया है और जोड़ी मिलाव करके इसमें बोला है। कॉलम एक तरफ देखो क्या है, अलग अलग पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, वित्त आयोग अलग अलग दिया है, और एक तरफ उसका विकास स्थानीयकरण अलग अलग इसमें दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, तो चलो मिलाओ। पहला पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय जो योजना होता है ना वो दीर्घकालीन विकास के लिए होता है। उसके अलावा बी को देखो नीति आयोग, तो नीति आयोग जो होगा ना वो नीति मार्गदर्शन करता है, मतलब अलग अलग नीतियों का मार्गदर्शन करता है। उसके अलावा वित्त आयोग, तो वित्त आयोग जो होगा ना वो कर वितरण करता है। वित्त मतलब पैसा रुपया होता है ना, कर वितरण मतलब भी पैसा रुपया होता है, तो ये हो जाएगा। उसके अलावा डी को देखो राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग का जो होगा ना वो स्थानीय विकास के लिए होता है, राज्य वित्त आयोग जो होगा वो। और ई को देखो नियोजन, तो नियोजन जो होगा ना वो क्या होगा, संसाधन आवंटन के लिए होता है। तो इसीलिए 40 का क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से जल्दी जल्दी ना क्या करते हैं, इसको भी पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 41 को ध्यान से पढ़िए। भारत में बेरोजगारी की प्रमुख समस्या किस क्षेत्र में है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 कृषि क्षेत्र में इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो याद करिए आप लोगों को एक क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था सामान्य ज्ञान के विषय में, उसमें आप लोगों को बेरोजगारी की प्रमुख समस्या के बारे में बताया था। उसमें आप लोगों को बताया था ना कि भारत का लगभग ना 50 से 60% जो जनता है ना वो कृषि पर ही डिपेंड होता है, और कृषि में कार्य करने की वजह से ना उसका जो बेरोजगारी है वो सरकार में ना ऐड नहीं होता है। उसको ये माना जाता है कि वो कृषि में क्या है लगे हुए हैं, मतलब वो क्या है रोजगार प्राप्त करें, मतलब वो ना किसी न किसी प्रकार के व्यवसाय कर रहे हैं, ये आ जाते हैं। जबकि वो क्या करते हैं, देश में ना लगभग 50% ऐसे जो लोग हैं वो केवल ना अपने खाने पूर्ति के लिए केवल कृषि कर पाते हैं, उससे भी कम हो जाता है। तो ये छिपी हुई बेरोजगारी भी कहलाता है। आप लोगों को बताया था, याद करो आप लोग, है ना। तो भारत में बेरोजगारी की प्रमुख समस्या किस क्षेत्र में है, तो वो कृषि के क्षेत्र में करेक्ट हो जाएगा। इसमें ना अधिकतर लोग कृषि में लगे हुए रहते हैं, तो इसीलिए सरकारी डाटा में ये ऐड नहीं होता है कि बेरोजगारी के मतलब कृषि के क्षेत्र में जो व्यक्ति होंगे तो उसको रोजगार वाले माना जाता है और इसको बेरोजगार नहीं माना जाता है। तो छिपी हुई बेरोजगारी ना इसी में होता है। ठीक, और बेरोजगारी की समस्या इसी में है। तो ये 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग यकीन मानो, आप लोग ना ये जो आंसर है ना वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को सर्च मारने के बाद ही आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न आप लोगों को ले लिया अपने अनुसार, ऐसा नहीं है। अच्छे से ना मैं क्या क्यों अच्छे से सर्च मारने के बाद एक एक आंसर का ना जानने के बाद ही आप लोगों का क्या है ये जो ना क्लास है ना वो लेकर के हूँ, मतलब आंसर की वो जारी कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी ऐसे नॉर्मल आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ आंसर कि इसका ये होगा उसका ये होगा, अपने अनुसार बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ मैं। क्यों, क्योंकि आप लोगों को सटीक आंसर मेरे को देना है। मेरे को ना आप लोगों का क्या है, आप लोगों का जो विश्वास है वो मेरे को चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि आप मेरे से अलग सुनो उनसे अलग सुनो, मैं ऐसा नहीं करता। मैं इसी वजह से ना अभी आप लोगों का शाम को आप लोगों का ये जो क्लास है वो आंसर की है वो मिल रहा है, और आप लोगों का कल 4 जून को आपका एग्ज़ाम हो गया था इसी वजह से। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि यार जल्दी जल्दी के चक्कर में या व्यूज़ के चक्कर में मैं फटाक से इसका आंसर की जारी कर दूं और जल्दबाजी के चक्कर में 2-4 जो क्वेश्चन है वो गलत बता दूं किसी से और बाद में मैं माफ़ी मांगते फिरूं। तो ऐसा नहीं करना है जी। सटीक आंसर दो, भले लेट में दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्चुअल में विश्वास जो रहता है ना वो होने चाहिए कि हाँ मैं जो हूँ वो गलत नहीं करूँगा, नहीं बताऊँगा, ऐसे होना चाहिए। तो ये मैं अपने आप को मान करके चलता हूँ और मैं ना विश्वास को कायम करके रखता हूँ। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो इसमें। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 42 को देखो। इसमें निर्देश करके आप लोगों को एस दिया था कथन, और उसके अलावा आर आप लोगों को कारण दिया था। इन दोनों को आप लोगों को क्या करना था, इनको पढ़ना था। तो ध्यान से पहले सबसे पहले ना कथन एस को पढ़ो। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम लोग NCERT के नाम से जानते हैं, याद करो, नई दिल्ली भारत सरकार की एक प्रमुख शैक्षणिक संस्था है। तो ये क्या होगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT, सोचो आप लोगों को बताया था ना इसके बारे में। तो ये क्या है, दिल्ली भारत सरकार की क्या है, एक प्रमुख शैक्षणिक संस्था है। तो ये कथन ऐसे इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा कारण आर को पढ़ो। यह विद्यालयी शिक्षा से संबंधित अनुसंधान पाठ्यचर्या
पाठचर्या निर्माण और शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य करता है। तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद करो NCERT आप लोगों को बताया था ना, NCERT बताया था कि नहीं, आप लोग ये बताओ। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग करके आप लोगों को बताया था ना इसके बारे में, है ना। तो ये क्या है, भारत सरकार की एक प्रमुख शैक्षणिक संस्था है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। कारण आर को देखो, विद्यालय मतलब विद्यालयी शिक्षा से संबंधित अनुसंधान, पाठचर्या निर्माण और शिक्षण प्रशिक्षण करता है। याद करो आप लोगों को बताया था कि सेंट्रल में जो भी ना जो सरकारी जो होता है, मतलब ना पहली से लेकर के 12वीं तक की बुक का निर्माण करना हो, चाहे वो शिक्षकों की ट्रेनिंग हो, यही कराता है बोल करके बताया था आप लोगों को, याद करो। तो ये कथन और निष्कर्ष में पूछा जाएगा, बोला भी था आप लोगों को ऐसा टाइप से पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एस और आर दोनों सत्य है और आर एस की व्याख्या करता है, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग मिला लेना, ठीक है। कई जो प्रश्न है ना वो पूछे गए हैं जी, और कई जो प्रश्न है वो आपको समझ आधारित है, ठीक है। तो उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। और एक चीज़ आप लोगों को और बताऊँ ना, अभी का जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, आप लोग कोई भी बुक पढ़ लो, कोई भी पब्लिकेशन का आप लोग बुक पढ़ लो, उसके अलावा कोई भी कोचिंग सेंटर से कोचिंग कर लो, या आप लोग कहीं से भी ऑनलाइन जो कोर्स है वो परचेज़ कर लो। केवल जो आप लोगों को पढ़ना था ना वो केवल ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखना था। कोई भी अगर सोचोगे ना कि मैं रट लूँ, रटने के बाद फिर मेरे को समझ में आ जाए, तो रटने के बाद सेम टू सेम क्वेश्चन कोई भी बुक से नहीं पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन जो कूट आधारित पूछा है, कथन निष्कर्ष में पूछा है, कोई भी बुक में ऐसा क्वेश्चन पहले से नहीं दिया जाता है। केवल जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं वो घुमा करके अपने मन से क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक पढ़ते हो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखा करो। और ये मत सोचना कि कोई भी जो आप लोगों का MCQ चलाए या क्लास चलाए सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन उठा करके दे दे, नहीं पूछा जाता है। अभी का वर्तमान का पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो गया है, तो अपने आप को पहले से समझा लिया करो, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 43 को ध्यान से देखो। अब जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी से निम्न में से किस पौधे के बीजों को बायोडीजल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैट्रोपा कर्कस हो जाएगा। क्या, तो जैट्रोपा कर्कस हो जाएगा, जिससे क्या किया जाता है, बायोडीजल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने रतन जोत भी सुना होगा ना जी, तो उसी का नाम हो जाएगा, ठीक है। रतन जोत से भी क्या बनता है, बायोडीजल बनता है। जैट्रोफा कर्कस ये भी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। तो मिलाते हुए चलिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अब आप लोगों का फिर से देखो, ये वाला प्रश्न आप लोग मत भूलिएगा कि नहीं पढ़ा है बोल करके, आप लोगों को अभी लास्ट में भी पढ़ाया था, याद करो। ये जो क्वेश्चन है वो छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक है। देखो 1857 के विद्रोह की प्रकृति एवं स्वरूप संबंधी अवधारणा का सही चुनिए करके दिया है। 1857 की क्रांति के बारे में, विद्रोह के बारे में। और आप लोगों का अर्जुन को एग्जाम हुआ था ना, उससे पहले भी आप लोगों को समझाया था, ये जो क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। तो इसका जो आंसर है ना वो अगर आप लोगों को बताओ ना, तो ऑप्शन नंबर डी इससे आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो इसमें क्या क्या सही है, तो JKLM इसमें है ना, जो चारों के चारों सही है। कैसे होगा, तो आप लोगों को 3 तारीख को आप लोगों को पढ़ाया था, 1857 के विद्रोह के बारे में बताया था आप लोगों को, जिसमें सबसे पहला ये क्या था, सैनिक विद्रोह था। तात्कालिक कारण आप लोगों को बताया था ना कि चर्बी वाला कारतूस के कारण क्या हुआ था, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि ये गाय और भैंस के चर्बियों से बना था बोल करके बताया था आप लोगों को। जो हिंदू मुस्लिम है वो गाय को अपना क्या मानते थे, इष्ट मानते थे, है ना, बताया था ना। तो ये सैनिक विद्रोह भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। क्या था, तो सभ्यता और इसमें क्या है, बर्बरता का संघर्ष था, मतलब जो अंग्रेज है वो सभ्यता और बर्बरता करते थे बहुत ज़्यादा, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके अलावा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन था, तो ये क्या था, तो प्रथम भारतीय स्वाधीनता आंदोलन भी था, आप लोगों को समझाया था। उसके अलावा देखो एम को, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र भी इसको माना जाता है। क्या, तो अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, हिंदू और मुस्लिम का क्या किया था, षड्यंत्र करके विद्रोह किया था। बोला था ना जी, तात्कालिक कारण में गाय और सुअर के चर्बी से बना था, तो इष्ट मानते थे सुअर को और गाय को, अपना अपना जो धर्म है उसमें, तो इसीलिए इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। तो ये डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अगला को पढ़ते हुए चलते हैं। बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो जी ना पूछा गया है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग क्या है अच्छे से बना होगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। और बाद में आप लोगों को इसका जो कट ऑफ है ना वो भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। पहले आप लोग ये जान लो कि कितना आप लोगों का नंबर आता है, ये जान लो पहले। चलिए सबसे पहले 45 को आप ध्यान से पढ़ो। स्थायी बंदोबस्त
का जनक कौन है? तो स्थायी बंदोबस्त का जो जनक है ना वो ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। क्या? तो स्थायी बंदोबस्त का जो जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। तो ये आप लोगों को क्या करना है, मिला लेना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए फिर से आप लोगों के लिए क्या है, कूट वाली प्रश्न है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि लगभग ना 70 से 80% इसमें क्या है, कूट में पूछा गया है। कम से कम 80% कूट पूछा गया है। क्यों? क्योंकि अभी का वर्तमान का पैटर्न ही भी वही चल रहा है कि आप लोगों को कूट आधारित ही प्रश्न पूछा जाए। क्यों? क्योंकि लाखों लोग फॉर्म भरे हैं, डीएलएड में लाखों लोग फॉर्म भरे हैं। सारे लोगों के लिए सीट इतना सारा थोड़ी ना है जी, सीमित में है ना। जो आप लोगों का डीएलएड का गवर्नमेंट कॉलेज है वो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज 18 है, जिसमें टोटल जो सीट की संख्या है वो 1700 केवल सीट की संख्या है ना। डाइट में 100 सीट रहता है, तो 16 इसमें डाइट है तो 1600 हो जाएगा, और बीटीआई में 50-50 है तो 100 इसमें हो जाएगा, टोटल 1700 ही है। अब बताओ, अब लाखों लोग फॉर्म भरे तो गवर्नमेंट में हर कोई चाहता है, हर कोई का थोड़ी ना होगा जी। तो क्वेश्चन को तो टफ देना पड़ेगा ना। एक्चुअल में जो क्वेश्चन अभी का आप लोगों का है ना वो टफ नहीं है, केवल जो क्वेश्चन है वो लेंदी है। लेंदी कहने का मतलब टाइम टेकिंग है, आपको ज़्यादा टाइम आप लोगों को पढ़ने में लग रहा है। जब पढ़ने में समझने में 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा तो बनाओगे तो 2 मिनट लग जाएगा। तो यही होता है, लेंदी कर देते हैं क्वेश्चन को ताकि थोड़ा सा क्या हो, टाइम टेकिंग हो जाए आप लोगों को, तो इसीलिए थोड़ा लेंदी का ही है। और ध्यान से आप लोगों को थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिले ना तो ईजी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से, अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए तो। चलिए प्रश्न क्रमांक 46 को देखो। अब निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए करके बोला है, कॉलम ए और कॉलम बी दिया है। देखो एक तरफ इस आप लोगों को भाग दे दिया है, दूसरा तरफ उपबंध दे दिया है। भाग का मतलब यह है कि आप लोगों को क्लास टाइम में बताया था ना कि हमारे भारतीय संविधान में कितना है, तो 12 अनुसूची है, 22 भाग है और 395 क्या है, अनुच्छेद है ना। तो ये बताया था। तो ये जो 22 भाग है ना उसमें से आप लोगों को अलग अलग भाग को दिया है और उनसे रिलेटेड उपबंध को दिया है। तो देखो सबसे पहला ए करके, ए में क्या होगा, तो आप लोगों को पहले इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलाते हैं। भाग इसमें 8वां दिया है। भाग 8वां में क्या है, तो भाग 8वां में ना संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में दिया है। भाग 9वां में क्या दिया है, तो भाग 9वां में पंचायतें के बारे में जिक्र किया कि अलग अलग गाँव में कैसे पंचायतों का संचालन होगा। उसके अलावा भाग 10वां में क्या है, तो भाग 10वां में जो है ना वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में दिया भाग 10वां में। उसके अलावा भाग 11वां में क्या है, तो भाग 11वां में संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलाते हुए चलना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं 47वां प्रश्न को। चलिए प्रश्न क्रमांक 47 को पढ़िए। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को उसके संयोजक के कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो कालानुक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे होगा, देखो सबसे पहला इसमें आ जाएगा मैक्सिको आ जाएगा इसमें पहला। उसके बाद दूसरा आएगा वो क्या होगा, वो म्यूनिख आ जाएगा। उसके बाद तीसरा आएगा वो क्या होगा, मॉन्ट्रियल आ जाएगा। और चौथा क्या आएगा, इसमें मॉस्को आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओलंपिक खेलों के कालानुक्रम के अनुसार। चलिए फिर से कूट वाली थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक प्रश्न था, इसको भी देखो। इसमें क्या बोला है प्रश्न क्रमांक 48 में, एस आप लोगों को कथन दिया है और आर आप लोगों को कारण दिया है। सबसे पहला कथन एस को ध्यानपूर्वक पढ़ो। इसमें क्या बोला है, तो इसमें बोला है देखो, शिक्षा पर व्यय को विकासात्मक व्यय माना जाता है। मान के चलो कोई भी गवर्नमेंट सरकार अगर शिक्षा को व्यय करेगा, शिक्षा में खर्चा करेगा तो विकास के लिए ना खर्चा करेगा। तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। कारण आर को देखो, शिक्षा मानव पूंजी के निर्माण में सहायक होती है। तो आप अगर पढ़ लिख लोगे तो आपको एक पूंजी होगा ना जी, तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एस और आर दोनों सही हैं और देखो आर और एस की सही व्याख्या है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 48 का। क्योंकि शिक्षा पर अगर आप पैसा खर्च करोगे गवर्नमेंट, तो वो क्या होगा, एक प्रकार के क्या होगा, विकास पर खर्चा करना माना जाएगा। और शिक्षा मानव की पूंजी का निर्माण करने के लिए सहायक होता है। तो ये भी इसमें क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 49 को आप ध्यानपूर्वक देखो। प्रश्न क्रमांक 49 में क्या है, जन्म के बाद टीकाकरण का मानक अनुशासित क्रम है। तो जन्म के बाद आप लोगों को पता होगा 1 महीने पर टीका लगता है, उसके बाद साल भर में टीका लगता है, 2 महीना में टीका लगता है, 5 साल में टीका लगता है, 2 साल में लगता है। अलग अलग टीका लगता है ना बच्चों को, ताकि किसी प्रकार से उसको बीमारियां ना हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना 49 का, वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला जो टीका लगता है ना वो BCG का पहला टीका
लगता है, दूसरा जो टीका लगता है वो DTP का लगता है, उसके अलावा तीसरा टीका लगता है वो MMR का लगता है, उसके बाद चौथा जो टीका लगेगा वो TD का लगता है, और अंतिम में जो टीका लगेगा वो मोनिगो कोलन लगेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिलाते हुए चलिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 50 को ध्यानपूर्वक देखो। लक्षद्वीप समूह का द्वीप है, मतलब आप लोगों को पता होगा लक्षद्वीप जो है ना वो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, एक आप लोगों को पता होगा। और इसके अंदर अलग अलग जो द्वीप है ना उसको बोला है सीक्वेंस वाइज आप लोगों को जमाने के लिए कि कौन कौन सा इसका भाग है, अंग है, ये आप लोगों को बोला है। तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर इसमें बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, JKL इसमें करेक्ट हो जाएगा। जे मतलब अगत्ती हो जाएगा इसमें, मतलब यह कि इसमें का क्या है, एक द्वीप है लक्षद्वीप का। उसके अलावा के भी हो जाएगा, अमीनी द्वीप हो जाएगा, क्या तो अमीनी द्वीप हो जाएगा, यहाँ भी एक क्या है द्वीप है ये। उसके अलावा एल भी इसमें करेक्ट हो जाएगा, मिनी का जो है ना वो भी लक्षद्वीप का क्या है एक द्वीप हो जाएगा। तो JKL इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो ये आप लोग मिला लेना। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। अब आप लोगों का ना जो शिक्षण अभिरुचि का विषय है वो आ जाता है अब, तो इसे आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। इसको देखो क्या होगा। चलिए अब आप लोगों का ना प्रश्न क्रमांक 51 से लेकर के प्रश्न क्रमांक आप लोगों का 80 तक की जो 30 प्रश्न है ना वो शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न है। इसमें से देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो ध्यानपूर्वक क्या करना, इसको भी मिलाते हुए चलना है आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान से मिलाते हुए क्या करेंगे, चलते हुए चलेंगे। तो देखो एक तरफ क्या दिया है, कॉलम 1 और कॉलम 2 करके दिया है, और इसका जो पहले करेक्ट आंसर होगा वो अगर आप लोगों को बताऊं तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये जान लो। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न किसके अंतर्गत आएगा, तो ये पहचानने की शक्ति में होगा। अभी बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को दिया गया है तो आप अपना माइंड का यूज़ करोगे, जितना पढ़े हो उसका यूज़ करोगे। उसके बाद क्या करोगे, पहचानने की कोशिश करोगे कि इस प्रश्न का उत्तर ये है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न का क्या होगा, दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा देखो बी को पुनर्विन्यास प्रकार, तो पुनर्विन्यास प्रकार किस में आ जाएगा, ये चौथे में आ जाएगा, अनुक्रम की पहचान हो जाएगा इसमें। उसके अलावा सी को देखो मुक्त प्रतिक्रिया प्रकार, तो मुक्त प्रतिक्रिया प्रकार जो होगा वो आपूर्ति करने की क्षमता हो जाएगा। उसके अलावा डी को देखो मिलन प्रकार, तो मिलान प्रकार जो होगा ना वो पहला में आ जाएगा, संबंध के आधार पर जोड़ा बनाने की जो क्षमता है वो इसमें आ जाएगा। तो 51 का ये जो सी है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, मिलाते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 52 को अब ध्यानपूर्वक देखो। इसमें क्या होगा, शिक्षक व्यवहार परिमार्जन की तकनीकी के उपयुक्त समूह का चयन करें। शिक्षक व्यवहार परिमार्जन मतलब जो उपयुक्त जो है ना उसको आप लोगों को चयन करना है। मतलब पहले आप क्या यूज़ करोगे, दूसरा में क्या यूज़ करोगे, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाने में अलग अलग जो तकनीकी है उसका आप लोग उपयोग करोगे, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोगों को एक चीज़ बोला था, याद रखो करो, कि आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को CDP के विषय में ना अपने आप को एक शिक्षक के रूप में मानना है, शिक्षक के रूप में अपने आप को यहाँ रखना है। उसके बाद सोचना है कि आप अगर बच्चों को पढ़ाओगे तो कौन कौन सी तकनीकी के माध्यम से पढ़ाओगे। तो इसमें जो होगा वो जे पहला हो जाएगा। देखो क्या होगा, इसमें अंतःक्रिया विश्लेषण करोगे बच्चों का। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद एल हो जाएगा, सूक्ष्म निरीक्षण करोगे बच्चों का। और उसके अलावा एम हो जाएगा, विनिमयात्मक विश्लेषण इसमें हो जाएगा। तो ये तीनों की तीनों इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा शिक्षक मूल्यांकन नहीं होगा। क्यों, आप खुद एक शिक्षक हो तो अपने आप का मूल्यांकन थोड़ी ना लोगे जी, आप बच्चों का मूल्यांकन लोगे ना। आप अपना तो एनालिसिस करोगे लेकिन खुद का मूल्यांकन थोड़ी करोगे। इसमें बोला है शिक्षक व्यवहार परिमार्जन तकनीकी उपरोक्त में से चयन कीजिए, तो ये थोड़ी ना होगा। देखो जे हो जाएगा, एल हो जाएगा और एम हो जाएगा। तो किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। चलो नेक्स्ट को बनाते हैं, इसी प्रकार से देखते हैं प्रश्न क्रमांक 53 को। अब प्रश्न क्रमांक 53 क्या बोला है, ध्यान से इसको पढ़ो। एक शिक्षक के नाते आप अधिगम प्रक्रिया चरण को किस प्रकार क्रमबद्ध करेंगे। तो अपने आप को फिर से एक शिक्षक के रूप में यहाँ रखो और शिक्षक की जो प्रक्रिया है ना, अधिगम का जो पढ़ाने का प्रक्रिया है उसको क्रमबद्ध आप लोगों को करना है। तो प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहला होगा उद्देश्य। तो आप लोगों को बोला हूँ कि कोई भी अगर आप लोग काम करोगे, आप लोग बच्चों को पढ़ाओगे तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, उद्देश्य को देखोगे कि आप बच्चों
बच्चों को जो पढ़ा रहे हो उसका उद्देश्य क्या है, तो ये पहला आ जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, दूसरा जो होगा वो एन हो जाएगा, सबलीकरण इसमें हो जाएगा क्या, तो ये दूसरा हो जाएगा सबलीकरण एन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा में जो आएगा वो क्या होगा, के हो जाएगा अभिप्रेरणा। और उसके बाद चौथा में आएगा उद्देश्य प्राप्ति के लिए विभिन्न अनुक्रियाएं करोगे। और उसके अलावा अंतिम में क्या करोगे, सामान्यीकरण करोगे, सबको मिला करके आप ऑब्जर्वेशन करोगे, मतलब सबको मिला करके आप मूल्यांकन करोगे, तो ये अंतिम में हो जाएगा सामान्यीकरण। तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा करेक्ट में। चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 54 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। अध्यापक को प्रश्न पूछने में धारा प्रवाह माना जा सकता है यदि वह निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। तो कैसे प्रश्न पूछेगा तो उसके धारा प्रवाह शिक्षक माना जाएगा, तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप छोटे बच्चों को अगर प्रश्न पूछोगे तो कैसा प्रश्न पूछोगे, छोटे बच्चों को आप अर्थपूर्ण प्रश्न पूछोगे ना जी, ताकि बच्चे जो है वो समझ सके। अगर बच्चा समझेगा तभी ना वो धारा प्रवाह पूर्ण आप कहा जाओगे, है ना, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी को देखोगे तो नेगेटिव टाइप से तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलाते हुए चलिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 55 को पढ़ो। इसमें क्या बोला है, गणित के अध्यापन के लिए समय सारणी में किस आवर्तकाल कालखंड का आवंटन किया जा सकता है। मतलब है कि गणित का अगर आप लोग ना समय सारणी बना रहे हो तो कौन से कालखंड में आप इसको रखोगे, ये बोला है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय कालखंड में हो जाएगा। ठीक है, एक बेहतर जो तरीका होगा ना गणित को रखने के लिए तो वो द्वितीय कालखंड में हो जाएगा। पहला जो रहेगा वो क्लास टीचर जो भी ऑन नॉर्मल विषय पढ़ाएगा वो, और दूसरा में गणित का विषय रखा जाना चाहिए, ये सबसे स्पेसिफिक होता है, तो ध्यान रखना है ये जो आंसर जो हो जाएगा। ठीक है, तो मिला लेना है। और आप लोगों ने क्या लिया है ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और हाँ अंतिम में आप लोगों से ये बोलूँगा कि आप लोगों का ना कितना नंबर आया इसमें से ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 56 को देखो। अब इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियाँ शिक्षार्थी केंद्रित है। शिक्षार्थी केंद्रित क्या होता है आप लोगों को समझाया हूँ अपने क्लास में, याद करो। मतलब बच्चों को ना जब एक शिक्षक पढ़ाता है तो उसको बराबर टाइम देना, मौका देना बच्चों को प्रश्न पूछने का, बच्चों के अनुसार उसमें गतिविधि भी में क्या हो बच्चा शामिल हो, तो ऐसे को क्या बोला जाता है, शिक्षार्थी केंद्रित बोला जाता है। पढ़ाया हूँ आप लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे के और एल इसमें करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जे हो जाएगा, कंप्यूटर सहायता अनुदेशन हो जाएगा, मतलब कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन हो जाएगा इसमें, है ना, जिसमें बच्चे क्या है सीख पाएंगे। उसके अलावा के भी हो जाएगा, पाठ्य प्रदर्शन हो जाएगा। और उसके अलावा एल भी हो जाएगा, सिमुलेशन और रोल प्ले हो जाएगा। रोल प्ले का मतलब भी आप लोगों को बताया ना कि बच्चों को अगर ना खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया जाए, अगर शिक्षक गतिविधि के माध्यम से पढ़ा है तो बच्चों को भी रोल प्ले करने दे, बच्चों को भी शामिल करें, तो ये रोल प्ले के माध्यम से शिक्षण विधि कराया जा सकता है। और पाठ्य प्रदर्शन भी कराया जा सकता है, मतलब पाठ में जो जो एक्टिविटी दिया है उसके माध्यम से करा सकते हैं। और कंप्यूटर से प्राप्त अनुदेशन को भी ले सकते हैं। और ऑडियो विजुअल व्याख्यान बोला, इसमें व्याख्यान गलत हो जाएगा। आप लोगों को बोला ना व्याख्यान से दूर दे रहना है कि बच्चों को भाषण से, तो ये जे के एल इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ये जो एक्स्ट्रा है वो क्यों बता रहा हूँ ये जान लो, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि अगर मैं इसका आंसर ए ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, बी ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, यह आप लोगों को समझ में आए, इसीलिए आप लोगों को एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अदरवाइज़ केवल प्रश्न को पढ़ता इसका आंसर ये है बोल करके चला जाता, फिर आप लोग ये सोच में लगते कि सर ने ना ऑप्शन नंबर ए लिया है तो दूसरे चैनल वाले ने तो ऑप्शन नंबर बी लिया है, ऐसा आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इसी की वजह से जो मैं सर्च किया हूँ ना, जो मैं पढ़ाया हूँ आपको, तो उसके आधार पर आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, उनमें से कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है, और उसके अलावा ऑप्शन नंबर अगर ए को हम ले रहे हैं तो आखिर क्यों ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 57 को देखो। अब विद्यार्थी में सामान्य बुद्धि एवं अधिगम क्षमता होने के बावजूद भी अधिगम न हो पाने को किस श्रेणी में रखेंगे, तो ये क्या आंसर होगा 57 का, तो ये जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, अधिगम अक्षमता वाले बच्चा हो जाएगा। अधिगम मतलब लर्निंग होता है जी, सीखना होता है, बताया था ना नोट करने के लिए अधिगम, है ना, जो अधिगम नहीं कर पाते मतलब नहीं सीख पाते, लर्न नहीं करते ना, तो ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं, वो अधिगम क्षमता होने के बावजूद भी अधिगम ना हो पाने की श्रेणी में रखेंगे इसको, तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो सी को ही आप लोगों को इसका आंसर लेना था। चलो फिर से आप लोगों का एक कूट वाला है, इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न को आप लोग मिला लीजिए अपने प्रश्न पेपर से। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 58 को पढ़ो। निर्देश में इसमें दिया है, फिर से आप लोगों को एस करके कथन दिया और आर करके कारण दिया है। एस कथन को ध्यान से पढ़ो। व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को यद्यपि हम सीखने की प्रक्रिया से जोड़ सकते हैं, परंतु व्यवहार में होने वाले
कुछ परिवर्तन ऐसे भी हैं जिन्हें सीखना नहीं कहा जा सकता, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। कई ऐसे जो चीज़ होगा ना जिसको हम लोग क्या करते हैं, सीखने की प्रक्रिया में जोड़ते हैं, और कई ऐसे जो चीज़ होते हैं जिसको व्यवहार में हम लोग क्या करते हैं, सीखने में डिज़र्व नहीं कर सकते, उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते, तो ये एस जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। आर को ध्यानपूर्वक पढ़ो। व्यवहार में परिवर्तन अनुभव और प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य कारकों अथवा प्रभावों के कारण भी उत्पन्न होते हैं, तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो कथन एस और कारण आर दोनों के दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे का व्याख्या करता है, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा ए वाला इसमें। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या लिया है ये जरूर देखिएगा और मिलाइएगा। चलो उसके बाद प्रश्न क्रमांक 59 को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 59 में क्या बोला, देखो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, कॉलम ए और कॉलम बी करके इसमें दिया हुआ है, तो इसको भी ध्यानपूर्वक देखो और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा ये जान लो। सबसे पहले ए देखो, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, तो अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत दिया है वो पावलोव नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया है, और इन्होंने ही कुत्ते पर प्रयोग किया था। बोला था ना आप लोगों को, पाँव पाँव भाव भाव, याद आ रहे होगा आप लोगों को। चलिए उसके अलावा बी को देखो, क्षेत्रीय सिद्धांत, तो क्षेत्रीय जो सिद्धांत दिया था वो लेविन ने दिया था। उसके अलावा सी को देखो, व्यवहार सिद्धांत, तो व्यवहार सिद्धांत जो दिया था वो हल ने दिया था। उसके अलावा डी समग्रता का सिद्धांत, तो ये जो दिया है वो गेस्टाल्ट ने दिया था, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद फिर से ये जो 60वां वाला प्रश्न कूट में दिया है ना, इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या आंसर होगा ये जानते हैं। चलिए इसमें क्या बोला है, फिर से कॉलम एक और कॉलम बी करके इसमें दिया है। तो प्रश्न क्रमांक 60 का पहले अगर आप लोगों को आंसर बताऊँ ना, तो इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर इसमें जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। और चलो मिलाते हैं एक दूसरे को। ए को देखो, सृजनशील बच्चे, तो सृजनशील बच्चे क्या होते हैं, वो पर्यावरणीय उद्दीपकों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है, सृजनशील मतलब क्रिएटिविटी वाले बच्चे, तो कोई भी पर्यावरण कोई भी माहौल में जो बच्चे जाएगा उसमें क्या होगा, अपने आप को वहाँ ढाल लेता है, तो पर्यावरण उद्दीपकों के प्रति अधिक संवेदनशील वो बालक होते हैं, तो ये हो जाएगा। बी को देखो, प्रतिभाशाली बच्चे, तो प्रतिभाशाली जो बच्चा होगा ना वो क्या करेगा, निरंतर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते रहेगा, वो प्रतिभाशाली बच्चे। उसके अलावा पिछड़े बच्चा क्या करेगा, पिछड़ा बच्चा जो है ना वो होगा अल्प उपलब्धि वाला बच्चा हो जाएगा, मतलब अल्प उपलब्धि वाला बालक हो जाएगा, ये वाला। उसके अलावा बौद्धिक दिव्यांग बच्चे क्या होगा, तो वो जो होगा वो औसत से कम बौद्धिक प्रकार्य हो जाएगा, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसको भी देखोगे ना तो एक दो को जानोगे तो आराम से बना सकते हो, केवल एक को जानोगे तो बना सकते हो, ईजी है, ज़्यादा टफ ये भी नहीं है। केवल आप लोगों का ना ये जो प्रश्न ऐसा है वो थोड़ा लेंदी कर दिया है, मतलब आपको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, खास तौर से सीडीपी वाला जो विषय है ना वो आप लोगों को, मेरे को लगता है कि आपको ना लेट लगा होगा, ये मेरे को आभास हो रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 60वां को देखो, इसमें क्या बोला है, एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों के लिए अधिगम के 5E संरचनावादी मॉडल के चरण को क्रमबद्ध करिए। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, क्रमबद्ध करना था, अलग अलग जो तरीका है उसको, मतलब कैसे कैसे आप बच्चों को पढ़ाओगे उसके माध्यम से, रचनावादी के माध्यम से, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, तो सबसे पहले देखो ये के पहला हो जाएगा, काम पर लगना, क्या करना, तो सबसे पहले आप काम पर लगोगे। दूसरा क्या करोगे, अन्वेषण करोगे, खोजबीन करोगे। तीसरा काम करोगे, तीसरा जो होगा वो व्याख्यान करोगे तीसरा में। उसके अलावा चौथा क्या करोगे, विस्तार में बताओगे आप लोग, वो जो वितरण करोगे, व्याख्यान करोगे उसको। उसके बाद अंतिम में क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे। तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों को लेने का भी आप लोगों का तरीका ये होता है कि ये जो मूल्यांकन है वो लास्ट में हो जाएगा, ये आप लोगों को पता है, तो इन दोनों में से ही कोई होगा, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके अलावा सबसे पहले ध्यानपूर्वक इसको देखोगे तो इसमें के आना चाहिए, क्योंकि काम पर लगना, कुछ भी आप शुरू करते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले काम पर लगोगे ना, तो ये के हो जाएगा। तो वो ऑप्शन नंबर ए आप लोग ऐसे ही आंसर ले सकते थे, है ना, तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बनाए हो कि नहीं आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए प्रश्न क्रमांक 62 को अब ध्यानपूर्वक देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले कक्षा में कौन सी विधि कम प्रभावी है, तो सबसे कम प्रभावी है उसे आप लोगों को बताना था इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी व्याख्यान विधि हो जाएगा। व्याख्यान का मतलब ये होता है जी कि आप ना केवल भाषण देना, मतलब भाषण के माध्यम से, आप लेक्चर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, तो ये सबसे कम प्रभावी है, एकदम कम प्रभावी है। भाषण देने के लिए मैं आप लोगों को मना ही किया था ना, ऐसा जो होगा वो शिक्षक का बिल्कुल भी काम नहीं है छोटे कक्षा में बढ़ाने के लिए, तो ये हो जाएगा। उसके अलावा डाल्टन विधि, विनिसेट का विधि, परियोजना विधि, ये केवल तीनों के तीनों अच्छा विधि है। केवल व्याख्यान विधि क्या होगा, ये सबसे कम प्रभावी है, तो डी इसमें करेक्ट
करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 63 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। निम्न की शिक्षण विधियों में से छात्र केंद्रित विधियां हैं। छात्र केंद्रित विधि का मतलब आप लोगों को बताया था ना कि अगर किसी भी प्रकार का एक्टिविटी होता है, किसी भी प्रकार से अगर शिक्षक पढ़ाता है, चाहे वो खेल खेल के माध्यम से हो, चाहे वो कहानी कथन विधि से माध्यम से हो, चाहे वो अलग अलग ना एक्टिविटी के माध्यम से हो, तो ये जो खेल खेल कहानी कथन है ना, उसमें 50% जो बच्चे उसको क्या करना, उस खेल में ना क्या करना, इन्वॉल्व करना बच्चों को ना उस कहानी का पात्र बनाना। तो वो क्या कहलाता है, वो जो है ना वो छात्र केंद्रित कक्षा कहलाता है, जिसमें बच्चों को प्रश्न पूछने का मौका देता है और किसी भी प्रकार के डाउट को क्लियर करने का मौका देते हैं। तो ये छात्र केंद्रित हो जाता है। पता है आप लोगों को बताया था, समझाया था मैंने। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर 20 इसमें करेक्ट हो जाएगा। KLM इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले देखो कि इसमें के को परियोजना विधि, परियोजना मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट दिया जा सकता है छात्रों को बनाने के लिए, तो ये छात्र केंद्रित हो जाएगा, है ना। उसके अलावा देखो L समस्या समाधान विधि, बच्चों को किसी प्रकार की समस्या दे दिया जाता है और उसको समाधान करने के लिए बोला जाता है, तो ये भी छात्र केंद्रित गतिविधि होता है। उसके अलावा आगमन और निगमन विधि हो जाएगा। आगमन का मतलब आपको समझाया था ना कि आगमन का मतलब होता है कि एक शिक्षक जो होता है सबसे पहले वो उदाहरण देगा, फिर नियम कायदा कानून बता करके फिर उस बच्चों को पढ़ाएगा। निगमन का मतलब भी बताया था, इसका उल्टा होता है जस्ट, पहले नियम कायदा कानून बताएगा फिर उसका क्या करेगा, उदाहरण देगा। तो ये आगमन और निगमन विधि कहलाता है। तो J और L और M इसमें करेक्ट हो जाएगा। व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, इसमें आप लोगों को बताया था ना कि एक शिक्षक जो है वो व्याख्यान करता है, मतलब ये निगेटिव है, मतलब भाषण दे के थोड़ी ना पढ़ाएगा। जी हाँ, तो ये क्या होगा, ये छात्र केंद्रित नहीं होगा, शिक्षक केंद्रित होता है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल ना KLM इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, बता रहा हूँ आप लोगों को डिटेल में इसीलिए ताकि आप लोगों को ये एहसास हो कि मैं आप लोगों को गलत आंसर नहीं ले रहा हूँ, ये आप लोगों को पता चले, इसके वजह से थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 64 को ध्यानपूर्वक देखिए। L.N. गेज 1964 के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत द्वारा शिक्षण प्रक्रिया के संबंध में जिन 3 प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाना चाहिए, तो कौन कौन सा प्रश्न है ये बोला गया इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर A इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये वाला J के L इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, सबसे पहला J को देखो, शिक्षक कैसा व्यवहार करते हैं, के हो जाएगा इसमें वे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, और L हो जाएगा इसका क्या परिणाम होगा। तो ये इसमें तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखो ना तो शिक्षण सिद्धांत के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया संबंध में जिन 3 प्रश्नों का पूछना आवश्यक है। अगर आप कोई बच्चों को पढ़ाओगे, कक्षा में आप लोग बच्चों को पढ़ाओगे, तो मैं आपसे ये पूछूंगा ना कि शिक्षक का व्यवहार कैसा है, इसके आधार पर ये जानूंगा कि कैसे आप पढ़ा पाते हो, किस प्रकार के आपके पढ़ाने की तकनीकी है, पढ़ाना अच्छा या बुरा है, ये मैं परख पाऊंगा। तो पूछूंगा मैं बच्चों से कि शिक्षक का व्यवहार कैसा है। उसके अलावा दूसरा मैं पूछूंगा वे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, ये पूछूंगा। तीसरा पूछूंगा इसका क्या परिणाम होगा, ये पूछूंगा तीनों को। तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 65 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा कथन कक्षागत अंतःक्रियाओं में प्रश्न पूछने के उद्देश्य का समर्थन नहीं करता, प्रश्न पूछने का बोला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो B इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, अध्यापक व छात्र को उलझन में डालना। तो उलझन में डालना क्या है, निगेटिव है। आप लोगों को ये बोला था ना कि अगर प्रश्न निगेटिव बोलेगा तो आंसर आपको निगेटिव लेना है, प्रश्न पॉजिटिव बोलेगा तो आंसर पॉजिटिव लेना है। समर्थन नहीं करता मतलब निगेटिव पूछा गया है, और उलझन में डालता है मतलब ये भी नेगेटिव है। बाकी सारे ऑप्शन को देखोगे तो तीनों के तीनों पॉजिटिव में दिया गया है। तो 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अब आप लोगों को तीनों ऑप्शन को एकदम एक्सप्लेन करके बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो बनाया हूँ ना आंसर, मतलब जो मैंने अच्छे से सर्च मारा है, पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव कौन होगा, B हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा B वाला। चलो 66 को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 66 को ध्यान से पढ़िए। अध्यापन के प्रति गतिशील उपागम का तात्पर्य है, तो इसका क्या तात्पर्य होगा। तो इसका जो तात्पर्य होगा वो ऑप्शन नंबर D इसमें करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को गतिविधियों के माध्यम से सिखाना चाहिए, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, अध्यापन मतलब पढ़ाने के दौरान प्रति गतिशीलता, उपागम का अर्थ मतलब उसमें गतिशीलता, अच्छे से उनको बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। किस आधार पर, तो विद्यार्थी के गतिविधियों के माध्यम से सिखाना चाहिए, एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर D इसमें
इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट को जानते हैं क्या इसका आंसर होगा इसका भी। चलिए प्रश्न क्रमांक 67 को ध्यानपूर्वक देखो। प्रोजेक्ट विधि के निम्न की चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना। प्रोजेक्ट विधि अलग अलग आपको, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रोजेक्ट विधि को कैसे जमाओगे? तो सबसे पहला देखो क्या आएगा, के पहला आ जाएगा। परिस्थिति का निर्माण करना, मतलब बच्चों को अगर आप प्रोजेक्ट देना चाहते हो तो कौन सा प्रोजेक्ट दोगे, ये परिस्थिति आप बनाओगे ना, तो ये पहला हो जाएगा। दूसरा जो होगा वो योजना बनाना, इसमें दूसरा हो जाएगा। पहले परिस्थिति बनाओगे, पूरा क्लासरूम में एक बोलोगे मैं परियोजना लेने वाला हूँ ये बोलोगे, फिर आप उसका योजना बनाओगे दूसरा में। उसके बाद तीसरा में क्या करोगे, उस योजना का क्रियान्वयन करोगे तीसरा में। और चौथा में क्या करोगे, आप मूल्यांकन करोगे चौथा में। और उसके बाद पांचवा में क्या करोगे, रिकॉर्ड तैयार करोगे। मूल्यांकन कर लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस बच्चे ने कितना सीखा, किस बच्चे ने नहीं सीखा, ये जान जाओगे। लास्ट में रिकॉर्ड बनाओगे, फिर बाद में उसमें सुधार करोगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना 20 में करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट को पढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को बोला था ना कि 60 से 70% इसमें कूट में पूछा जाएगा, लेकिन इसमें 80% जो क्वेश्चन है ना वो टोटल इसमें कूट में पूछा गया है। ठीक है, मतलब जो 80% इसमें जो क्वेश्चन है ना वो लेंदी में पूछा गया है एकदम ही। चलिए प्रश्न क्रमांक 68 को देखो, फिर से कॉलम 1 और कॉलम 2 करके दिया है। और याद करो ये प्रश्न को आप लोगों को पढ़ाया था, समझाया था, आप लोगों को इसका सरल तरीके से याद करने के लिए भी आप लोगों को बताया था। देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखो ए को सबसे पहला पठन अक्षमता, पठन मतलब पढ़ना अगर बच्चा नहीं सकता उसको क्या है, तो पठन अक्षमता का डिसलेक्सिया हो जाएगा, बताया था। उसके बाद बी को देखो लेखन अक्षमता, तो लेखन अक्षमता का क्या होगा, डिसग्राफिया। बोला था ऐसे ग्राफ बनाते हैं, कैसे बना रहे हैं, तो लिख लिख कर मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो ग्राफ बनाना मतलब लिखना, और लिखने संबंधी जो डिसीज होगा, जो बीमारी होगा, जो अक्षमता होगा वो क्या होगा, वो डिसग्राफिया हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना बोला था। उसके अलावा सी को देखो गणितीय अक्षमता, तो गणित संबंधी अगर उसको बनाने नहीं आता, गणित में कमज़ोर है, तो उसे क्या है, तो वो डिस्कैलकुलिया नामक क्या है उसमें अक्षमता है या उसको बीमारी है। डिस्कैलकुलिया को बताया था ना कि डिस्कैलकुलिया से कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर किस में उपयोग होता है, गणित में होता है, तो डिस्कैलकुलिया गणित में लेना बोल करके समझाया था आप लोगों को इसको। उसके अलावा देखो चौथा भाषा अक्षमता, भाषा अक्षमता किस में आएगा, डिस्फेसिया में आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा ये वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेम टू सेम प्रश्न इसको छाप दिया है एग्जैक्ट, और ये सेम प्रश्न मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये भी मैं बोला था, मैं स्वीकारता हूँ कि आप लोगों को ये बोला था कि मैं जो क्लास ले रहा हूँ ना, सेम टू सेम प्रश्न 1-2 पूछ ले उतना ही बहुत है। बाकी जो क्वेश्चन होगा वो आपकी समझ आधारित ही पूछा जाता है, और ख़ासतौर से आप लोगों के टॉपिक में से अलग अलग छाँट करके पूछा जाता है, ये आप लोगों को बताया भी था इसीलिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 69 को ध्यान से देखो। शिक्षण में निहित मुख्य कौशल है, तो पढ़ाने में जो मुख्य कौशल है वो कौन कौन सा है ये इसमें बताना था आप लोगों को। तो इसका क्या आंसर लिए हो, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये जान लो। सबसे पहले इसमें जे हो जाएगा, प्रश्न कौशल होना चाहिए, मतलब एक शिक्षक होने के नाते प्रश्न पूछने का कौशल होना चाहिए। उसके बाद दूसरा में जो होगा वो एल हो जाएगा, श्यामपट कौशल एवं पुनर्बलन कौशल। श्यामपट का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड होता है जी, ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड में क्या करना, उसमें कौशल होना चाहिए पढ़ाने का। उसके अलावा तीसरा में जो आएगा वो क्या होगा, उत्तर कौशल भी होना चाहिए उसमें। तो ये 3 जो कौशल है ना वो होना चाहिए शिक्षण में। ठीक है, मतलब पढ़ाने में एक जो शिक्षक है उसका क्या क्या कौशल होना चाहिए, तो प्रश्न कौशल होना चाहिए, मतलब प्रश्न पूछने का, प्रश्न बनाने का। उत्तर कौशल होना चाहिए, उत्तर देने का, और उत्तर प्रश्न जो है वो समझाने का। उसके अलावा श्यामपट पर लिखने का कौशल होना चाहिए पढ़ाने का, और पुनर्बलन, पुनर्बलन मतलब उसको रिपीटेशन कराने का, तो ये हो जाएगा। उसके अलावा गृह कार्य का कौशल थोड़ी ना होगा, जी हाँ, बच्चों को गृह कार्य हमेशा थोड़ी ना देते रहेगा, तो ये इसमें नेगेटिव मार्किंग में आएगा। तो तीनों के तीनों इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 70 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब संप्रेषण की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लिखिए। संप्रेषण का जो मतलब होता है ना वो कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होता है दो लोगों के बीच। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। अब संप्रेषण जो है वो बातचीत है ना, उसको आपको क्या करना है, आप लोगों को सीक्वेंस है सीक्वेंस जमाना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये जान लो। सबसे पहला देखो क्या
क्या आएगा, तो सबसे पहले संदेश प्रेषक आएगा, श्रोता आ जाएगा, मतलब एक ना संदेश प्रेषक मतलब बोलने वाला पहला होगा, है ना, तो ये पहला हो जाएगा। उसके बाद दूसरा में क्या आएगा, दूसरा जो होगा वो संदेश का माध्यम हो जाएगा, मतलब आप फ़ोन से इससे बात कर रहे हो कि आप सीधा सीधा बात कर रहे हो कि आप कौन से माध्यम से बात कर रहे हो, मतलब हिंदी में अंग्रेजी में कौन से माध्यम से बात कर रहे हो, ये इसमें दूसरा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो आएगा ना वो डिकोड होगा, क्यों, क्योंकि ये जो पर्सन रहेगा वो क्या करेगा, ये जो संदेश का माध्यम से प्राप्त हुए उसको डिकोड करेगा तीसरा में। उसके बाद चौथा क्या आएगा, चौथा जो है वो संदेश को डिकोड करने के बाद प्राप्त करेगा, समझेगा आंसर को, मतलब वो जो कहे उसको समझेगा। और उसके बाद जो अंतिम रूप होगा ना पांचवा में, तो वो क्या होगा, प्रतिपुष्टि देगा, प्रतिपुष्टि मतलब उसका फीडबैक देगा, मतलब उसका क्या करेगा, आंसर देगा, उत्तर देगा। तो ये इसमें क्या होगा, प्रश्न क्रमांक 70 का सी जो है ना इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने लिया है आंसर सी को। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 71 को ध्यान से पढ़िए। एक अच्छा अध्यापक अपने अध्यापन में निम्नलिखित को किस क्रम में व्यवस्थित करेगा। तो आपको ये अलग अलग जो सीक्वेंस दिया उसको व्यवस्थित करना है, जमाना है सीक्वेंस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें करेक्ट हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, शिक्षण का उद्देश्य सबसे पहला होगा। मान लो आप किसी कक्षा को पढ़ाने वाले हो तो सबसे पहले क्या आएगा, उस कक्षा में जो विषय पढ़ाने जा रहे हो उसका उद्देश्य पहला होगा। दूसरा में क्या होगा, शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग करोगे। ये आप लोगों को ना दूसरा वाला जो ये प्रश्न है ना वो आप लोगों को एग्जैक्ट पूरा तरह से अपने क्लास में पढ़ाया हूँ इसको, तो ये दूसरा में हो जाएगा। उसके बाद तीसरा में जो आएगा वो क्या आएगा, प्रस्तुतिकरण आएगा तीसरा में, तो ये तीसरा हो जाएगा। चौथा में क्या आएगा, तो चौथा में मूल्यांकन करोगे आप लोग उसका, और अंतिम में गृह कार्य दोगे जो बच्चे हैं उसको। ध्यानपूर्वक देखो ना जी, कैसे प्रश्न क्रमांक 71 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। देखो सबसे पहले इसमें देखो शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा पहला, कोई भी कार्य करोगे बच्चों को जब पढ़ाओगे तो वो उद्देश्य को पहला ध्यान दोगे आप लोग। दूसरा में क्या करोगे, दूसरा में आप लोग ना शिक्षण सहायक सामग्री खोजोगे कि किस विषय से आप लोग पढ़ा सकते हो, मतलब बुक से पढ़ाऊँ कि मोबाइल से पढ़ाऊँ कि ऑनलाइन पढ़ाऊँ कि चाक डॉक्टर लेकर के पढ़ाऊँ, तो ये सहायक सामग्री देखोगे। तीसरा में जो आएगा वो प्रस्तुतिकरण करोगे, मतलब बच्चों को पढ़ाओगे तीसरा में। चौथा जो करोगे वो मूल्यांकन करोगे पढ़ाने के बाद, और उसके बाद बच्चों को गृह कार्य दोगे अंतिम में, तो ये बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। चलो नेक्स्ट को पढ़ते हैं, इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 72 को देखो। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा प्रभावी हो सकती है यदि, तो विद्यार्थी को जो शिक्षा दिया जाता है वो प्रभावी हो सकता है। क्यों प्रभावी होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यार्थियों की विषय में रुचि हो। तो अगर विद्यार्थियों का रुचि कोई विषय में होगा तो एक जो शिक्षक है ना उसको आप शिक्षा दोगे तो आराम से वो प्रभावी होगा, सीख पाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 73 को देखिए क्या बोला है, शिक्षक का नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए क्योंकि इसमें, तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसमें करेक्ट हो जाएगा, ए वाला, विद्यार्थियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कैसे, तो शिक्षक का नैतिक चरित्र अच्छा होगा। मान के चलो कोई शिक्षक जो होगा ना वो अच्छा उसका नैतिक चरित्र होगा, अच्छा उसका व्यवहार होगा, सब पक्ष उसका अच्छा होगा, तो विद्यार्थी उस पर क्या समझेगा, तो विद्यार्थी जो होगा ना उसे अपना आइडियल मानता है, उसी के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, तो विद्यार्थी पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। कई लोग सोचेंगे कि ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं होगा जी। इसमें क्या बोला है देखो, उसके विद्यार्थी भी अच्छा नैतिक चरित्र विकास करने का प्रयास करेंगे नहीं होगा जी, प्रभाव पड़ेगा, ये ज़्यादा बेहतर होगा, प्रभाव ही बेटर आंसर होगा। क्यों, विद्यार्थी पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो ये इसका बेहतर आंसर होगा, ठीक है। तो 73 का ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। यही आंसर आप लोगों को लेना है और व्यापम में भी देखना यही आंसर लेगा, तो यही क्योंकि बेटर आंसर है सीडीपी के अनुसार। चलिए प्रश्न क्रमांक 74 को आप पढ़ो इसी प्रकार से। अधिगम में दंड के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, मतलब अधिगम का मतलब होता है लर्निंग होता है, पढ़ाना होता है, ठीक है, सीखना होता है, सॉरी, अधिगम का मतलब सीखना होता है, लर्निंग होता है। तो देखो सीखने में दंड के बारे में कौन सा, दंड मतलब किसी बच्चे को अगर दंड दिया जाना ना तो वो सही नहीं है, तो क्या इसका आंसर होगा, वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसे भी क्या है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या, तो इसे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्यों करेक्ट आंसर होगा ये जान लो, क्योंकि इसमें देखो अधिगम मतलब लर्निंग होता है, सीखना होता है। सीखने में दंड के बारे में कौन सी बात गलत है? मतलब अगर आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, आप लोग सीख रहे हो, तो आपको क्या मैं दंड दूंगा, तो दंड दूंगा तो उसके बारे में गलत क्या होगा? इसे कभी भी इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, दंड के बारे में गलत है। बाकी देखो दंड का उपयोग क्यों किया जाता है? यह एक सामान्य अनुशासन का साधन है। मतलब यह है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड दिया जाता है ना, तो पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा इसके अनुसार, है ना, सही है ये वाला। बी को देखो, यह नकारात्मक और कभी कभी नुकसानदायक होता है, तो अगर मैं आपको दंड दूंगा तो ये नकारात्मक भी होता है और नुकसानदायक होता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा डी के देखो, इसके खतरों और सीमाओं के बारे में पूरी जानकारी के साथ समझदारी से उपयोग करनी चाहिए, तो ये भी दंड के बारे में सही कथन है। देखो दंड अगर मैं दूंगा तो इसमें मैं सोचूंगा ना कि अगर मैं बच्चों को दंड दूंगा तो समझदारी के साथ मैं बच्चों को क्या करूं, दंड का उपयोग करूं, तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो दंड के विषय में तीनों ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन गलत क्या होगा? सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मुझे पता है कि अनेक लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को ले लिया होगा, डी नहीं है जी, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, तो यही आप लोगों को आंसर लेना है। कहीं अगर आप लोगों को ना दूसरा वाले में आंसर डी लिया होगा तो बदल लेना, आप लोग बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों का एकदम आराम से इसलिए आंसर ला रहा हूँ आप लोगों का पूरे के पूरे आप लोगों को क्या है 12 से 24 घंटा लग गया आप लोगों को, क्योंकि सटीक आंसर मेरे को देना है, आप लोगों को गलत आंसर नहीं देना है, इसके वजह से। चलिए प्रश्न क्रमांक 75 को अब ध्यानपूर्वक देखो। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार है, तो शिक्षण के उद्देश्य ना मतलब पढ़ाने का उद्देश्य के आधार पर ना जो पढ़ाने का प्रकार है उसको आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जे के एम इसमें करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कैसे होगा थोड़ा सा ये जान लो आप लोग। तो सबसे पहले देखो शिक्षण का उद्देश्य बोला है, मतलब पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है? तो पढ़ाने का उद्देश्य जो होगा वो शिक्षण का प्रकार के अंतर्गत आएगा, वो क्या आएगा? ज्ञानात्मक आ जाएगा, इससे ज्ञान में वृद्धि होता है। दूसरा क्या आएगा? इसमें भावात्मक आ जाएगा, भावना में भी क्या होता है? वृद्धि होता है। उसके अलावा तीसरा जो होगा वो एम आ जाएगा, मतलब ना मनोगत्यात्मक आ जाएगा, और जो मनोगत्यात्मक इसमें मिल जाएगा, मतलब यह शारीरिक कौशल और क्रियात्मक जो दक्षता है उससे संबंधित हो जाएगा, है ना। और उसके अलावा ये क्या होगा? एल वाला नहीं आएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, निदानात्मक नहीं आएगा। क्या होगा? निदानात्मक इसमें भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो है ना एक शिक्षण का एक प्रकार है, प्रक्रिया है, पद्धति है, ये जो निदानात्मक वो एक पद्धति है, और इसमें उद्देश्य को पूछा है, तो उद्देश्य के अंतर्गत निदानात्मक नहीं आता है। तो ये आप लोग ले लेना, अच्छे से सर्च करने के बाद ही आप लोगों को इसका आंसर ले रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 76 को ध्यानपूर्वक देखो। निर्देश करके दिया है, आप लोगों को कथन एस दिया है और कारण आर फिर से दिया है। कथन एस को पढ़ो। प्रेरणा लक्ष्य के प्रति आकर्षित करती है और इसके अर्थ को स्पष्ट करती है। उसके अलावा कारण आर को पढ़ो। अध्यापक में अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा आवश्यक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। कैसे होगा ये जान लो। तो देखो सबसे पहला एस को, प्रेरणा लक्ष्य के प्रति आकर्षित करती है, मतलब अगर आप लोगों में मोटिवेशन होगा तो आप मोटिवेशन के माध्यम से क्या करोगे? आपका जो लक्ष्य उसे प्राप्त करने में क्या करोगे? आकर्षित करोगे, और इसके अर्थ को स्पष्ट करोगे, है ना। मतलब यह है कि इसके ओर आगे बढ़ोगे अपने लक्ष्य की ओर, तो ये पहला कथन सही हो जाएगा। उसके अलावा आर को पढ़ो। अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा आवश्यक है। आपको मोटिवेशन की आवश्यकता लगता है ना जी आप लोगों को अध्यापन में, पढ़ने में, है ना, और उसकी गतिविधि को करने में, मतलब पढ़ते हुए जो जो गतिविधि होगा उसमें। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? करेक्ट कर रहा है कि नहीं आप लोग ये बताओ। मतलब कथन एस भी सही है, कारण आर भी सही है, और एक दूसरे का क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा 76 का। चलो नेक्स्ट को पढ़ो इसी प्रकार से। चलो प्रश्न क्रमांक 77 को पढ़ो अब इसी प्रकार से। प्रयोग प्रदर्शन विधि में पाठ के पदों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो ये अलग अलग आप लोगों को क्या दिया है? तरीका दिया है, और इसका क्या आंसर होगा 77 का? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये जान लो। तो प्रयोग प्रदर्शन करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला जो होगा वो एम हो जाएगा। योजना तैयार करना, तो कोई भी आप कार्य करोगे तो सबसे पहला क्या करोगे? योजना तैयार करोगे। दूसरा क्या करोगे? विषय सामग्री की आप प्रस्तुतिकरण करोगे योजना तैयार करने के बाद। तीसरा में क्या करोगे? प्रयोग निष्पादन करोगे, मतलब उस कार्य को करने लगोगे तीसरा में। उसके बाद चौथा क्या करोगे? शाम पट पर कार्य करोगे, मतलब उसको लिख लिख कर करके बच्चों को क्या करोगे? बताओगे आप लोग। और अंतिम रूप से क्या करोगे? अभिलेखन एवं निरीक्षण और मूल्यांकन अंतिम रूप में करोगे, तो ये क्या होगा? अंतिम हो जाएगा। और ऑप्शन लेने का तरीका भी ये था, लास्ट में देखो मूल्यांकन मतलब अंतिम में करते हैं, तो ये या तो डी होता है या ए होता है, ऐसे कर ले।
चुके थे। और शुरुआती में आप लोगों को बताया ना कि योजना तैयार करना पहले हो जाता है। कोई भी कार्य करोगे तो योजना ही ना बनाओगे जी पहला, तो एम हो जाता शुरू में। 2 को जानते तो आराम से आंसर ले सकते थे। तो 77 का डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट को देखो इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 78 को ध्यान से पढ़िए। आप लोगों को छोटा छोटा दिख रहा है, इस प्रश्न को केवल मैनेज कर लीजिए, ठीक है। कॉलम 1 और कॉलम 2 करके दिया है। एक तरफ देखो करके सीखना दिया है, समूह गतिविधियों द्वारा सीखना बोला है, निष्पादन करके सीखना दिया है और परीक्षण करके सीखना दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा ये जान लो। करके सीखने का मतलब क्या होता है, करके सीखने का जो मतलब होगा ना वो प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखना। मतलब कोई भी चीज़ आप लोगों को कार्य दूं तो आप करके सीखोगे, खुद करके, तो प्रत्यक्ष अनुभव करोगे ना, तो ये तीसरा हो जाएगा इसका। बी को देखो समूह गतिविधि द्वारा सीखना, तो समूह गतिविधि द्वारा सीखना मतलब चौथा हो जाएगा विद्यार्थियों के व्यवहार में सुधार व सहयोग की भावना का विकास करना, तो ये इसमें हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा को देख लो निरीक्षण करके, तो निरीक्षण करके मतलब क्या होगा, एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग द्वारा सीखना। इंद्रियां क्या होता है, आपका आँख, आपका नाक, आपका मुंह, आपका त्वचा, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, इंद्रियां होता है ना। तो ये क्या करना, अनेक इंद्रियों का प्रयोग द्वारा सीखना हो जाएगा। और अंतिम में डी में देखो परीक्षण द्वारा सीखना, तो परीक्षण द्वारा सीखने का मतलब क्या होगा, नई बातों को खोजना परीक्षण कहलाता है। आपको मैं कोई परीक्षण करने को दूँ तो मतलब क्या है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, नई बातों को खोज रहे हो ना, तो ये हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 79 को अब ध्यान से पढ़ो। जब सीखने में ना तो उन्नति हो रहा हो और ना ही अवनति बल्कि सीखने की प्रगति रुक गई हो तो अधिगम की एक ऐसी अवस्था को कहते हैं। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिगम का पठार कहलाता है। कैसे, जब सीखने में ना तो उन्नति हो रहा हो, मतलब सीखने में किसी भी प्रकार से उसको उन्नति नहीं कर रहा है और ना ही अवनति कर रहा है बल्कि प्रगति जो है ना वो रुक गया है, तो वो क्या कहलाता है, इस प्रकार की अधिगम की अवस्था है वो अधिगम का पठार कहलाता है। मतलब आपकी जो रेखा है ना वो सीधा सीधा गया है, ना ही सीखने का जो है वो ऊपर की ओर गया है, ना सीखना जो है वो नीचे की ओर गया है, तो ये क्या कहलाएगा, अधिगम का पठार कहलाता है, जो सीधा सीधा क्या है, रुक गया है ऐसे। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। लियो हो अधिगम का पठार आप लोग। चलो आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को देख लो। मतलब ना आप लोगों का जो शिक्षण अभिरुचि का जो पेपर था उसमें अंतिम प्रश्न 80 वाला को देख लो। विद्यार्थियों को अच्छी प्रकार से अधिगम योजना के लिए आप कौन सा समूह का चयन करेंगे ये बोला है। तो अलग अलग समूह का चयन करने के लिए इसमें दिया है, तो कौन कौन सा इसमें समूह हो जाएगा, मतलब इसका आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, JLM इसमें करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न को पढ़ोगे तो क्या बोला है, विद्यार्थियों को अच्छी प्रकार से अधिगम की योजना के लिए आप कौन से समूह का चयन करोगे। अधिगम मतलब होता है लर्निंग होता है, सीखना होता है, तो विद्यार्थी को आप अच्छे से सिखाओगे तो कौन कौन से समूह का चयन करोगे। पहला जे का चयन करोगे, उद्देश्य का निर्धारण आप पहला करोगे। आप जो कोई भी टॉपिक पढ़ाओगे उसमें उद्देश्य का निर्धारण करोगे ना कि मेरे पढ़ाने का मतलब क्या है ये। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जो है वो एल हो जाएगा, उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में सहयोग और बाधक तत्वों की जानकारी आप लोग लोगे कि कौन कौन सा उद्देश्य के बारे में सहायक तत्व आप लोगों को मिल सकता है और क्या क्या उसमें बाधा आ सकता है ये जानोगे दूसरा में आप लोग। उसके अलावा तीसरा में जानोगे उद्देश्य की प्राप्ति हेतु योजना तैयार करना, तो ये भी आप लोग करोगे तीसरा में, है ना। तो ये सारी चीज़ करोगे। उसके अलावा देखो ये कैसे नहीं होगा के को, तो उपलब्धि परिस्थितियों की जानकारी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले आप क्या करोगे, क्या क्या मैं कर सकता हूँ ये देखोगे, उपलब्धि परीक्षण करने की अभी ज़रूरत नहीं है। प्रश्न को देखो क्या बोले, अधिगम की योजना बनाना है आप लोगों को, उसका क्या करना है, आकलन आप लोगों को अभी नहीं करना है, केवल योजना बनाना है, पढ़ाओगे कैसे ये बोला है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग बताओ आप लोगों का कितना नंबर टोटल आया। और अगर आप लोग बीएड में भी डाले होंगे ना तो एक बात आप लोग मेरा ध्यान रख लो, आप लोगों का जो बीएड का क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से आने वाला है और कूट आधारित पूछे जाने वाला है। कम से कम 80% मान करके चलो कूट में ही पूछा जाएगा, तो टाइम को मैनेज आपको करना पड़ेगा। 80% कम से कम कूट में आएगा आपके बीएड के एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो टाइम मैनेज करना आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेज करोगे, एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करो, नहीं होता है पहले छोड़ दो, दूसरा में जाओ, जो सरल होगा उसको पहले सॉल्व करो। पढ़ते हुए एकदम नहीं बैठना, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ज़्यादा टाइम लगेगा छोड़ देना शुरुआती में, तो यही बोल रहा हूँ। बाद में अलग से आप लोगों को और आप लोगों का ना क्लास वगैरह लेकर के आऊँगा, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लेकर के आऊँगा बीएड वालों के लिए, जो जो लोग डाले होंगे उसके लिए। और उसके अलावा ना आप लोगों को क्या करूँगा, अलग से आप लोगों को ना मोटिवेशन के लिए अलग से आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कितना नंबर आया आप लोग ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा आपका, ठीक है।